नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे सिंक्रोनाइजिंग करंट, जो पिछले लेक्चर में कैलकुलेट हो रहा था। ISY, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजिंग करंट का मतलब क्या है? जैसे एक फार्मूला आप कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे ER का स्क्वायर बराबर जो है आपका था 2E का स्क्वायर कोष्ठक में 1 प्लस cos 180 माइनस अल्फ़ा था, ठीक है। ये था, इसे हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था रिजल्टेंट निकाल करके। तो अगर जब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2E का स्क्वायर और इनटू आपका cos स्क्वायर कोष्ठक में 180 माइनस अल्फ़ा बाई आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को और सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे माइनस हो गया 2E का स्क्वायर cos स्क्वायर, यहाँ पे 90 माइनस अल्फ़ा बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फ़ा, cos स्क्वायर थीटा का कुछ फार्मूला आप यहाँ पे निकाल के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वो सब हम यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको नहीं बताएंगे, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के बाद अब जो आपका आता है, ये आपका आता है 2E cos अल्फ़ा बाई 2, वो साइन अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि cos के फॉर्म में है ना, साइन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका फार्मूला इसमें रखेंगे तो आपका आ जाएगा। तो ये आपका ER बराबर आता है, किसके बराबर आता है, ER बराबर आता है, ठीक है। इसका यहाँ पे कल सॉल्व हो जाता है, तो ER बराबर आता है। अब देखिए, इसका जब अंडर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो cos 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 लगा देंगे तो इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ER का मान हमारा इतना आ गया, ठीक है। ER का मान हमारा इतना आ गया, तो अल्फ़ा का मान बहुत कम होगा। यदि अल्फ़ा यदि वेरी लेस हो तो जानते हैं क्या होगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। अल्फ़ा बाई 2 ले लेंगे, ठीक है। तो ER बराबर आपका 2E इंटू अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो बराबर अल्फ़ा इंटू E हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो आपका आ रहा है अल्फ़ा इंटू E आ रहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब सिंक्रोनाइजिंग करंट की अगर बात की जाए, तो सिंक्रोनाइजिंग करंट आपका क्या है, ISY। तो ISY बराबर आपका क्या होगा, वोल्टेज बटे क्या होता है, इम्पीडेंस। करंट बराबर वोल्टेज बटे क्या होगा, इम्पीडेंस। तो ये क्या होगा, वोल्टेज यहाँ पे कितना है, ER है, ER बटे इम्पीडेंस क्या है, ZS है, ठीक है। तो ISY बराबर आपका हो जाएगा अल्फ़ा इंटू E, अल्फ़ा इंटू आपका E बटे ZS। आपका क्या होगा, आपको पता है कि जो ZS होता है वो ZS बराबर होता है अंडर रूट में XS का स्क्वायर प्लस RA का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि XS का स्क्वायर प्लस RA का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि हम मान के ये चल रहे हैं कि RA का मान लगभग क्या है, 0 है। तो ISY बराबर आपका अल्फ़ा इंटू E बटे XS आ जाएगा। तो ये आपका मेन फार्मूला हो गया, ठीक है।
अल्फ़ा इंटू ई बटे एक्सेस हो जाएगा। तो ये आपका मेन फार्मूला हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, अगर आप एंगल का मान निकालेंगे, जो थीटा एंगल होता है, तो tan थीटा लिया जाता है। tan थीटा बराबर, ये अलग पॉइंट है, लंब बटे क्या होता है, कण होता है। तो लंब आपका क्या हो जाता है, एक्सेस। जैसे मान लीजिए ये हमारा लंब हो गया, तो ये एक्सेस हो गया। ये हमारा जो आधार होता है ये आर होता है, और ये जो होता है ना इम्पीडेंस होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, एंगल आपका फाई होता है। फाई या मान लीजिए अगर थीटा मान रहे हैं, तो जो लंब होता है वो यक्स होता है, आधार जो होता है वो आर होता है, और ये कर्ण जो होता है ना ये इम्पीडेंस होता है। तो यहाँ पे अगर tan थीटा अगर आप लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर यक्स बाई क्या होगा, यक्स बाई आर होगा। समझ में आया। तो आर यहाँ पे क्या है, आर ए है, एक्सेस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। समझ में आया। तो इसके अनुसार इसका मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ये हमारा है जेडीएस, ये आपका एक्सेस है, और ये आपका क्या है, आर ए है, और ये आपका थीटा एंगल है। ठीक है, तो इसी में अगर tan थीटा आप लेंगे तो क्या होगा, एक्सेस बाई क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा। अब हमको पता है कि आर ए बराबर क्या है, लगभग 0 है। तो tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के केस में थीटा का मान लगभग 90 डिग्री के आसपास आता है। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, लगभग 90 डिग्री के क्या होगा, आसपास होगा। तो ई आर, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा जो है, थीटा लगभग बराबर कितना है, 90 डिग्री। यह है ई आर तथा आई एस के बीच का एंगल है, ठीक है। देखिए, इसको आपको पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं हो, तो मैंने आपको बस बता दिया है। ई आर का मान इतना निकल करके आता है। यहाँ से अल्फ़ा का मान अगर बहुत कम मानेंगे तो ई आर बराबर अल्फ़ा इंटू ई आ जाएगा। तो यहाँ से आई एस वाई सिंक्रोनाइजिंग करंट आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो एंगल मैं आपको बार बार बता रहा था कि लगभग 90 डिग्री के आसपास क्या होता है, लैगिंग पोजीशन, वो यहीं से आता है। क्योंकि आर ए का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। आर ए का मान हमारा क्या होता है, बहुत कम। अगर इसका जैसे मान लीजिए अगर बहुत कम मानेंगे तो हम ये वाली लाइन आर ए मान लें, ये आपका एक्सेस मान लें, और ये हमारा क्या होगा, इम्पीडेंस हो जाएगा। समझ में आया। तो कुछ इस तरीके से आप मान सकते हैं। तो आर ए का मान यहाँ पे मान के चला जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा एंगल होगा थीटा, वैसे भी देखिए अभी मान लीजिए ये हमारा क्या है, आर ए है, ठीक है, और ये हमारा एक्स है, एक्सेस है। तो ये इम्पीडेंस यहाँ पे आपका जेड है। अब ये हमारा क्या है, थीटा है। अभी थीटा का मान बहुत कम है, लेकिन सोचिए कि अगर आर ए का मान और कम कर दिया जाए, मान लीजिए आर ए यहाँ से यहाँ तक कर दिया गया, ठीक है, आर ए का मान कम कर दिया गया। अब देखिए, अब एंगल बढ़ा कि नहीं, पहले आपका एंगल कहाँ था, यहाँ था। अब यहाँ पर एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे एंगल क्या था, कम था, यहाँ पे एंगल बढ़ जाएगा। आर ए का मान अगर और कम कर देंगे तो ये लाइन हमारा यहाँ पे चल जाएगा, तो ये लगभग 90 डिग्री के आसपास पहुँच जाएगा। बस वही बात है, क्योंकि आर ए का मान बहुत कम हो जाएगा ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, थीटा का मान हमारा इंक्रीज हो जाएगा और लगभग 90 डिग्री के आसपास क्या होता है, पहुँचता है। तो सिंक्रोनाइजिंग करंट किस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए, यहीं पर मैं आपको दिखा के बता दे रहा हूँ। जो सिंक्रोनाइजिंग करंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा भाई, सिंपल सी बात है, आई एस वाई बराबर एल्फा इंटू ई अपान क्या होता है, एक्सेस। अगर एल्फा बराबर 0 हो जाए, मतलब लोड एंगल अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो सिंपल सी बात है, सिंक्रोनाइजिंग करंट आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिंपल सी बात, समझ में आया। तो ऐसा कब होगा, जब सिंक्रोनाइजिंग करंट 0 होगा, तो इसका मतलब दोनों अल्टरनेटर जो है पैरेलल में सिंक्रोनाइज्ड हैं और अच्छे तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। अब ई के मान पे भी डिपेंड करता है, एक्सेस के मान पे भी डिपेंड करता है, बट ये सब क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। अब चेंज करेंगे कुछ तभी तो चेंज होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंक्रोनाइजिंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्फा, और आई एस वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, और आई एस वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/एक्सेस। एक्सेस क्या है आपका, सिंक्रोनस रिएक्टेंस,
ठीक है, ये अब आपका एक्सेस है। तो ये आपका क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। तो आई एस वाई हमेशा क्या होता है, पश्चगामी होता है ना। ई आर से यहाँ नोट करके लिख लीजिए, आई एस वाई लगभग 90 डिग्री लैगिंग होता है, लैगिंग होता है, ठीक है। लगभग क्या होता है, 90 डिग्री पश्चगामी होता है। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। फिलहाल उसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, आपके बुक में भी दिया है भारत भारती प्रकाशन के, तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं सिंक्रोनाइजिंग पावर। तो सिंक्रोनाइजिंग पावर देखेंगे कि सिंक्रोनाइजिंग पावर होता क्या है, ठीक है। देखिए, अगर सिंक्रोनाइजिंग पावर की बात करेंगे तो सिंक्रोनाइजिंग पावर आपका क्या होगा, पी एस बराबर आपका E1 इंटू क्या होगा, आई एस होगा। आई एस मतलब सिंक्रोनाइजिंग करंट है, आई एस मतलब क्या है, सिंक्रोनाइजिंग करंट है, ठीक है। हम वाई नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो अब आई एस आप निकाले हैं कि आई एस बराबर आपका एल्फा इंटू ई अपान क्या है, एक्सेस है। तो इसमें आप रख सकते हैं, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो बराबर आपका E1 इंटू आपका, देखिए पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट होता ही है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, एल्फा इंटू ई अपान क्या होगा, एक्सेस होगा। अब आपको पता है E1 बराबर क्या होगा, ई होगा, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका एल्फा इंटू ई का स्क्वायर बटे एक्सेस, और ये पी एस। ये फार्मूला किसके लिए है, सिंगल फेज के लिए है, सिंगल फेज के लिए, फेज के लिए, ठीक है। ये फार्मूला जो है किसके लिए है, सिंगल फेज के लिए है, ठीक है। अभी केवल सिंगल फेज के लिए निकाला गया है। अब 3 फेज होगा तो 3 का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब सिंक्रोनाइजिंग पावर अगर 3 फेज की मैं बात करूँगा तो 3 का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो पी एस बराबर 3 इंटू एल्फ़ा ई का स्क्वायर बटे क्या होगा, एक्स। यहाँ पे इंटू थोड़ा छोटा सा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, एक्सेस। तो ये क्या हो गया, 3 फेज के लिए, 3 फेज के लिए 3 का गुणा हो जाएगा ना। तो ये हमारा सिंक्रोनाइजिंग पावर है, हमारा क्या है, सिंक्रोनाइजिंग पावर है, ठीक है। अब सिंक्रोनाइजिंग अगर टार्क की बात करेंगे तो इसी प्रकार सिंक्रोनाइजिंग टार्क भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब सिंक्रोनाइजिंग पावर भी यहाँ पे किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो आप समझ गए होंगे, फार्मूले से ही आप समझ गए होंगे कि जो हमारा सिंक्रोनाइजिंग पावर है पी एस बराबर होता है आपका एल्फ़ा इंटू ई का स्क्वायर बटे आपका क्या होता है, एक्सेस होता है। मतलब पी एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई का स्क्वायर, पी एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल्फ़ा, ठीक है, एल्फ़ा। अब पी एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका 1/एक्सेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इन बातों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ये सब बढ़ेंगे तो पावर भी क्या होगा, बढ़ेगा। एल्फ़ा अगर बढ़ रहा है तो पावर भी बढ़ेगा, अगर एल्फ़ा 0 हो गया तो सिंक्रोनाइजिंग पावर भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंपटीशन में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। इफ़ लोड एंगल एल्फ़ा बराबर 0 हो तो सिंक्रोनाइजिंग पावर 0 होगा। ये आर के राजपूत में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम में भी ये कई बार क्या किया गया है, पूछा गया है। तो ये सिंक्रोनाइजिंग पावर एल्फ़ा पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसे लिख लेना है।
इसको मिटा दे रहा हूँ। अब सिंक्रोनाइजिंग टार्क के बारे में देखेंगे। सिंक्रोनाइजिंग टार्क, सिंक्रोनाइजिंग टार्क। तो देखिए जो पावर होता है सिंक्रोनाइजिंग पावर, अगर मैकेनिकल फॉर्म में देखेंगे तो ये क्या होगा, 2 पाई एन एन एस मतलब सिंक्रोनस स्पीड है, और ये टी एस क्या है हमारा, सिंक्रोनाइजिंग टार्क है। ठीक है, तो एस 60 होता है। आपको पढ़े होंगे कि P बराबर होता है 2 पाई एन टी बटे 60। ठीक है, टी टार्क है, एन क्या है, स्पीड है। तो ये हमारा सिंक्रोनाइजिंग पावर है। तो यहाँ से टी एस निकाल सकते हैं। तो टी एस बराबर आपका 60 इंटू पी एस हो जाएगा बटे 2 पाई एन एस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपका निकल गया सिंगल फेज के लिए है, सिंगल फेज के लिए सिंक्रोनस स्पीड और पीएस आपको पता रहेगा, तो आप सिंगल फेज के लिए सिंक्रोनाइजिंग टार्क निकाल लेंगे। अब 3 फेज अगर देखना है तो टी एस बराबर आपका 3 इंटू 60 आपका पी एस बटे 2 पाई एन एस। ठीक है, ये 3 फेज के लिए है, के लिए। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सभी लोग देख लीजिएगा। तो टार्क भी क्या, सिंक्रोनाइजिंग पावर स्पीड पर क्या करता है, डिपेंड करता है, सिंक्रोनाइजिंग टार्क। अब इसी में जो है अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है देखिए इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है, इलेक्ट्रिकल पावर बस बार की सहायता से, इलेक्ट्रिकल पावर बस बार की सहायता से लोड को मिलता है, लोड को मिलता है। बस बार की सहायता से किसको मिलता है, लोड को मिलता है। ठीक है, लोड को मिलता है। इसलिए लोड चेंज होने से, इसलिए लोड चेंज होने से, लोड चेंज होने से बस बार वोल्टेज अवश्य चेंज होगा, अवश्य चेंज होगा। हालांकि वोल्टेज नहीं चेंज होना चाहिए, लेकिन चेंज होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, अवश्य चेंज होगा। तो जो सिंक्रोनाइजिंग पावर है, मान लीजिए पी एस बराबर आपका यस इंटू ई का स्क्वायर बटे क्या होगा, एक्सेस होगा। अब देखिए, अब लोड के केस में, अभी पहले जो देखा जा रहा था वो विदाउट लोड की कंडीशन में कैलकुलेट किया गया था। ठीक है, अब जब लोड की बात की जाएगी, अब जो लोड दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में अब ई नहीं रह जाएगा, अब ई की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इम्पीडेंस भी ड्रॉप होगा ना, इम्पीडेंस ड्रॉप हो जाएगा। तो देखिए ई जो होता है, ई बराबर होता है आई इंटू जेड एस प्लस आपका वी होगा। ठीक है, प्लस आपका ये तो हमारा बस बार वोल्टेज है। पहले जब लोड नहीं था तो उस कंडीशन में बस बार ये वाला आई इंटू जेड एस क्या होगा, 0 होगा। तो ई बराबर आपका क्या था, वी था। समझ में आया। लेकिन अब क्या है, अगर आप बस बार वोल्टेज निकालेंगे तो वी बराबर क्या होगा, ई माइनस आई इंटू जेड एस। भाई सिंपल सी बात है, अगर लोड आपका बढ़ेगा, ठीक है, लोड आपका बढ़ेगा तो करंट आपका क्या होगा, बढ़ेगा। जब करंट बढ़ेगा तो आई इंटू जेड एस भी बढ़ेगा। जब ये वाला पोर्शन आपका बढ़ेगा तो बस बार वोल्टेज आपका क्या होगा, कम होगा। समझ में आया। तो वो चीज़ है, अगर घटेगा तो फिर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इसको, क्योंकि ये आपका फेजर है, फेजर को इस तरीके से आप दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसलिए अब यहाँ पर केवल ई स्क्वायर को हम क्या लेंगे, ई स्क्वायर को अब दूसरे तरीके से लेंगे।
अब ई स्क्वायर के स्थान पर समझ में आया। अब देखिए, अब ये अलग अलग हो गया ना, जो जनरेटेड वोल्टेज है वो आपका अलग हो गया, अब बस बार का वोल्टेज आपका क्या हो गया, अलग हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो अब ई स्क्वायर के स्थान पर ई और ई इंटू वी स्थान पर ई इंटू वी लिया जाएगा, ठीक है। तो पी एस बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए एस क्या था, एल्फा है, ए एस नहीं था, ठीक है। तो एल्फा ई इंटू आपका वी बटे आपका क्या हो जाएगा, ई इंटू वी, और उसके बाद ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पावर हो गया। इसको आप ले सकते हैं। अब देखिए, ई का मान तो आप जब वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ई बराबर जो है अंडर रूट में कैसे निकाले थे आप, आपका वी कास फाई आई इंटू आर प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वी साइन फाई प्लस आई इंटू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कराया जा रहा था, नो लोड की कंडीशन में आप जो है ई जीरो ज्ञात करते थे ना, तो ये वही चीज़ है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर ई स्क्वायर कहाँ से आया था, ई स्क्वायर में दो वोल्टेज है ना, ई इंटू ई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाला वोल्टेज ज़्यादा है, ये वाला वोल्टेज क्या है, कम है। ये जनरेटर का वोल्टेज है और ये बस बार का वोल्टेज है। पहले दोनों क्या था, बराबर था। जब इम्पीडेंस ड्रॉप नहीं हो रहा था, जब लोड कनेक्ट करेंगे तब इम्पीडेंस ड्रॉप होना चालू होगा, समझ में आया। तो ये वाला वोल्टेज इस वाले वोल्टेज से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बस बार वोल्टेज। हालांकि दोनों अल्टरनेटर का बस बार वोल्टेज क्या रहेगा, आपका समान ही रहेगा, समझ में आया। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन ये वाला हमेशा क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो अब क्या हो रहा है, लोड की कंडीशन की बात की जा रही है ना, इसलिए यहाँ पर लोड चेंज होने से जो है, तो लोड जैसे जैसे चेंज होगा, करंट चेंज होगा, आई इंटू जेड चेंज होगा, जिसकी वजह से टर्मिनल वोल्टेज चेंज होगा। तो इस वजह से ई स्क्वायर अब नहीं हो करके ई तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो वी हमारा क्या हो सकता है, चेंज हो जाएगा। किसकी वजह से, लोड चेंज होने की वजह से। तो हमारा सिंक्रोनाइजिंग पावर भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो किसी एक का थोड़ी ना चेंज होगा, वो सभी अल्टरनेटर का चेंज होगा ना, ऐसा नहीं कि स्पेशली किसी एक अल्टरनेटर का ही चेंज होगा। क्योंकि जब इनफाइनाइट बस बार से हमारे सभी अल्टरनेटर जुड़े होंगे तो वो सभी के लिए चेंज होगा। लेकिन इनफाइनाइट बस बार जो होता है उसका जो वोल्टेज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये सिंक्रोनाइजिंग पावर के केस में है, ठीक है। मान लीजिए लोड दिया गया तो सिंक्रोनाइजिंग पावर हमेशा इस पर डिपेंड करता है, किस पे, एल्फा पे। हालांकि इन सब बातों पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन मेन जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर पूछ ले कि लोड एंगल एल्फा का मान 0 हो जाए तो सिंक्रोनाइजिंग पावर भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सिंक्रोनाइजिंग पावर क्या होगा, 0 होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ।